नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ मौजूद है। राजा भाई स्वागत है। थैंक यू। 130वें अमेंडमेंट को लेकर आपने आज अभी खबर ब्रेक की है जी सर। तो ये भी फिर एक नया धमाका आपने किया है। एक पत्र को लेकर भी आपने कुछ दिन पहले लिख दिया था कि एक पत्र जारी हुआ है और वही कमोबेश स्थिति कल निर्मित हुई। आज अखबारों के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर एक खबर छपी कि इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। तो इस पत्र का मजमून क्या और इस पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या फायदे और नुकसान इस शहर को होने वाले हैं? देखिए, ये पत्र अपने आप में राजनीतिक गलियारों से लेके पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेके शहर की जनता में और राजनेताओं में चर्चा का विषय तो है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी और मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन और श्यामला हिल्स में सब इसकी चर्चा का विषय है। न केवल इंदौर, न केवल भोपाल, दिल्ली में भी इस खतर की लंबी चर्चा हो रही है कि ऐसी क्या परिस्थितियां मध्य प्रदेश की राजनीति में बन पड़ी कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर राजनेता को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को अपनी नाराजगी जताना पड़ी। इसको दो रूप में देखा जाना चाहिए। पहला यदि दृष्टिकोण देखें तो कैलाश जी जैसे सीजेंड और इतने सीनियर पॉलिटिशियंस, उनको यदि खुद को खत लिखना पड़े अपनी बेबसी बताने के लिए, उनके साथ हो रहे असहयोग और ब्रैकेट में जिसको अन्याय कहते हैं, अन्याय को लेकर जिस तरीके से कैलाश जी ने लेटर लिखा है, ये एक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या मुख्यमंत्री अपने सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को भी साथ लेकर नहीं चल रहे हैं या उनकी सुनवाई नहीं हो रही है क्या। मेरे लिए नया नहीं है, मैं पहले भी लिख चुका हूँ इस बात को। मैं 3-4 बार लिख चुका हूँ कि कैलाश जी की भूमिका जैसे विपक्ष में कांग्रेस है उस वैसी भूमिका कैलाश जी की बनी हुई है। कैलाश जी की सरकार में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू और वॉइस दोनों नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर से मोहन जी उनको बहुत सीरियसली कैरी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो माना जाता है किसी प्रदेश की तरक्की का, उसमें भी वो एक ऐसा टाइप के हैं, एक टाइम पास कर रहे हैं। एक लाइन की बात ये है, ठीक है। तो जब हमको भी ये चीज़ें दिख रही है तो वो तो भोग रहे हैं, आपको और मेरे को तो दिख रही है तो भोग रहे हैं। तो फिर एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए किसी न किसी रूप में कम्युनिकेशन जरूर करते हैं। फिर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 100 बकार एक लिखा। यदि आपने 100 बार कोई बात कही उसकी कोई वैल्यू नहीं, एक बार लिखित में बात करती तो देखिए कैसा आज देश के अंदर बवंडर मचा हुआ है। क्योंकि कागज कभी मरता नहीं, ऐसा ध्यान रखिए आप। यदि कागज पे आपने आपकी कोई प्रशंसा, शिकायत, सहयोग, असहयोग लिख दिया तो वो जिंदा रहता है कागज। और कैलाश जी का लिखा हुआ कागज मुख्यमंत्री के नाम है, उसमें तमाम तथ्य और तमाम पहलू पर जिक्र किया है। मास्टर प्लान को लेकर किया है, असहयोग को लेकर किया है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तमाम निर्णयों को लेकर किया गया और अनेक प्रकार के उन्होंने सिलसिलेवार उस चिट्ठी को, वो 7 पेज की चिट्ठी, आपकी जानकारी होना चाहिए, वो चिट्ठी 7 पेज की है। उस 7 पेज की चिट्ठी में काफ़ी कुछ है सर। कैलाश ने आज सुबह एक बयान जारी किया, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कौन सी चिट्ठी कहाँ आपके पास आ गई, मैं इस बात की तो पुष्टि करता ही नहीं। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, देखिए एक राजनेता का अपना स्टाइल होता है पॉलिटिक्स करने का। तो जब आपके चिट्ठी आपकी पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो आप ये तो कहने से रहे कि हाँ नहीं मैंने लिखा मोहन जी को चिट्ठी। आप ये कहोगे तो पत्रकार आपसे पूछेंगे आपको ऐसी क्या परिस्थिति आनी पड़ी कि आपको चिट्ठी लिखना पड़ी। आप कांग्रेस तो हो नहीं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के कद्दावर मंत्री हो, और वो मोहन यादव एक ज़माने में आपके शिष्य हुआ करते थे पॉलिटिकली, आज वो मुख्यमंत्री अलग बात है। लेकिन अब आपको चिट्ठियों से संवाद करना पड़ रहा है, मतलब आपका अगोलापन हो चुका है क्या। सवाल तो हम करेंगे ना जब बात होगी तो उनका नकारने से ये सच नहीं मिटेगा सर। चिट्ठी लिखी है उन्होंने, उस चिट्ठी के अंदर बातों का जिक्र किया है, उल्लेख किया गया है, और उस चिट्ठी के अंदर कंटेंट भी वही है। मास्टर प्लान है, एयरपोर्ट के पास की ज़मीन को लेकर कुछ है, असहयोग है, या जिस तरीके से और भी उनकी असहयोग चल रहा है उनके साथ, वो सब चीज़ें बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये आज से हालात नहीं बने हैं, ये हालात पिछले 1.5-2 साल से बने हुए हैं। और मैं लगातार हॉटलाइन पे लिखते आ रहा हूँ कि कैलाश जी आप अभी आज की डेट में पावरलेस व्यक्ति हो, आपका बिल्कुल पावर नहीं है। अफसरों को भी हिदायत और निर्देश है भोपाल से कि कैलाश जी का कोई काम करना है तो हमसे 4 बार पूछ के करना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ तक लिखा कि इंदौर की पोस्टिंग उन्हीं अफसरों को की जाती है जो कैलाश जी के कहने में नहीं होना चाहिए। राजनीति के समीकरण है और राजनीति इसीलिए कहा जाता है कि राज करना है तो उसकी एक नीति अपनी अलग होती है, सामान्य बातों से अलग इस सब चीज़ों को अलग समझा जाना चाहिए। बहरहाल राजा भाई, ये जो पत्रकांड हुआ है और ये जो कुछ भी अब 3 तारीख को एक इंदौर में
शंकर लालवानी जी ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और इंदौर के विकास को लेकर वे चर्चा करेंगे। क्या लगता है, ये मीटिंग तो पहले से तय थी राजा भाई, इस पत्र के बाद तो नहीं आई? नहीं, ये मीटिंग पत्र के बाद आई है। ये मीटिंग एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए रातों रात मतलब सुबह चिट्ठी जारी होने के बाद, अखबार में छपने के बाद इस पर डिस्कशन हुआ कि अब इसको डैमेज कंट्रोल को कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, कि कैसा संदेश जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदौर को लेकर बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। देखिए, इंदौर को लेकर भी अनेक मामलों में विवाद चल रहा है। आप देखिए, खासतौर से मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के नाम को लेकर चल रहा है। मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में उज्जैन डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का नाम जो दिया जा रहा है वो एक बड़ा कारण हो गया। इंदौर में भी अखबारों से, मीडिया से लेके, समाज सेवियों से लेके आम जनता का विषय हो गया कि इसका नाम उज्जैन डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी किया जा रहा है, बजाय इंदौर के साथ होना चाहिए। पहले इसकी प्रायोरिटी इंदौर में, उज्जैन इंदौर था। हाँ, इंदौर उज्जैन होना था, उज्जैन इंदौर किया जा रहा है। ये एक बड़ा विषय है। हालांकि ये खबर भी मैं दिसंबर में लिख चुका हूँ कि आने वाले समय में ये मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का दफ्तर भी उज्जैन में जाएगा। ये बता देता हूँ आपको मैं। इसका हेडक्वार्टर भी वहाँ पे उज्जैन जाएगा। ये भी आप आज नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तो नाम बदला है, मैं तो आगे की बात बता रहा हूँ आपको मैं। इसका हेडक्वार्टर भी उज्जैन में जाएगा, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है। इसकी शुरुआत वैसे भी हो चुकी थी, लेकिन इस लेटर में उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं, उल्लेख नहीं है मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का। उसमें तो उस लेटर में अनेक बिंदुओं का उल्लेख है, खासतौर से मास्टर प्लान का भी है, कैलाश जी को लेकर जो डिसीजंस हो रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में उनको कितना कॉन्फिडेंस मिल जाता है, इंदौर में अफसरों की जो पोस्टिंग होती है उसमें उनको कितना कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ये सब बातों का उल्लेख उसके अंदर डिटेल में है उस लेटर के अंदर। और ये लेटर मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आप, ठीक है। विषय ये है दरअसल कि ये जो घटनाक्रम आपने कहा कि अभी शंकर लालवानी एक कार्यक्रम कर रहे हैं इंदौर की तरक्की को लेकर, तो मैं इंदौर के उन राजनेताओं से जानना चाहता हूँ, आपको ये इंदौर की तरक्की कैलाश जी के लेटर लिखने के बाद से याद आई क्या? इसके पहले आप चंद्रयान पे थे क्या? इस समय तो पहले नहीं बोल रहे थे आप इंदौर की तरक्की पे कोई बात करने को तैयार नहीं था। आज जब मुख्यमंत्री की घेराबंदी हुई इस लेटर से, तो आपको भोपाल से कहा गया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको भोपाल से निर्देशित है, कहा गया है ये प्रायोजित इवेंट करना है। उस प्रायोजित इवेंट में मुख्यमंत्री अपनी हाइट बढ़ाएंगे इंदौर को लेकर कि नहीं, मैं इंदौर को लेकर इतना सकारात्मक हूँ, इंदौर को लेकर कई योजनाओं की घोषणा करेंगे, इंदौर के लेकर कई बातों का अनाउंसमेंट करेंगे, कैलाश जी से अपने रिश्ते बताएंगे, मेरे तो गुरु हैं, भाई हैं, तमाम प्रकार की। कल ही है ना, 3 तारीख, परसों, इसमें सब ये लाइट कैमरा एक्शन सब होगा, ध्यान रखिएगा, होने वाला है इसके अंदर। ये सब प्रायोजित एक घटनाक्रम है जो आज इसकी स्क्रिप्ट सीएम हाउस में लिखी गई है। और पहले पुष्पमित्र भार्गव को असाइन किया जा रहा था, बाद में ये बात आई कि पुष्पमित्र भार्गव तो ऑलरेडी कैलाश जी के आदमी हैं, तो फिर क्यों ना शंकर लालवानी को दिया जाए असाइनमेंट। और देखिए, लेटर भी वो इन्वाइट भी शंकर लालवानी ने जारी किया है, बाकी सब विधायक नीचे हैं। इट मीन्स क्या, शंकर लालवानी को आज कैसे याद आई इस चिट्ठी के बाद? ये पूरा भोपाल से डिज़ाइन किया हुआ प्रायोजित इवेंट है। राजनीति है, तो पहले भी मैंने कहा कि जो करवाए वो कम है और राजनेता जो करे वो कम है। बहरहाल इन सब बातों के बीच, इन सब तनाव और रिश्तों के बीच इंदौर शहर का नुकसान ज़रूर हो रहा है। इस पर भी बात की जाने की ज़रूरत है, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। राजनेता अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर अगर इस शहर के विकास की ओर ध्यान देंगे तो शायद बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल राजा भाई, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से लगातार कवायद चल रही है कि पदाधिकारियों की घोषणा होगी, इंदौर से कौन आएगा, मध्य प्रदेश से कौन आएगा, किस राज्य से कौन आएगा। तो एक तो इतनी देरी क्यों हो रही है, दूसरा क्या इंदौर से किसी नाम को लगता है आपको कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसमें जगह मिलेगी टीम में? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई को, मेरा ये मानना ये पूरा वीक जो है इस वीक ये निर्णायक है दोनों एंगल से, नितिन नवीन की टीम को लेकर और कैबिनेट रिशफल को लेकर भी। ऑलमोस्ट इस बात की चर्चाएं हो चुकी है कि नितिन नवीन की टीम मतलब तय भी हो चुकी है, कागजों पे उतर चुकी है, केवल प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह को उस पर अप्रूवल देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है अप्रूवल सुबह शाम में आजकल में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 दिन के अंदर इसका अनाउंसमेंट हो जाए, एक्सपेक्टेड है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अनाउंस हो जाएगा। और कैबिनेट रिशफल भी आप मान के चलिए कि होना है, तय है, समय का थोड़ा सा फेर है, इस वीक में हो जाए या अगले वीक में हो, क्योंकि 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन रहेगा, पार्लियामेंट के सेशन के पहले ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो जाएगी। इसमें मुझे अब कोई बहुत ज़्यादा संदेह नज़र नहीं आता है। नितिन नवीन की टीम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, होने को है, मुहने पे खड़ी है, ऑलमोस्ट तैयार है। उसके जो बेसिक कंटेंट है उसको आप समझ लीजिए। नितिन नवीन की टीम में उम्र को बड़ा फोकस किया गया है, अराउंड 45 से लेकर 60 तक के जो राजनेता हैं
उनको स्पेस मिलेगा, उनको जगह मिलेगी। ख़ास तौर से युवाओं को इसमें अवसर दिया जाएगा। उम्र दराज भी रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर से स्पेस इस यंग जनरेशन को दिया जाएगा, अराउंड 45 टू बिटवीन 60, नंबर 1। नंबर 2, आप ये मान के चलिए जिन राज्यों में चुनाव है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, 5 राज्यों में चुनाव होने क्रमशः चुनाव के जो आएंगी उसके अकॉर्डिंगली उनको भी प्लेसमेंट मिलेगा। मुझे जो जानकारी है वसुंधरा को भी स्पेस मिलेगा उसमें, स्मृति ईरानी को भी मिलेगा, रेखा वर्मा को भी मिलेगा, कविता पाटीदार का नाम भी है। मध्य प्रदेश जहाँ तक आपने जिक्र किया 7-8 नामों पर चर्चा हो चुकी है, फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। वी डी शर्मा को आयदर राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे, आयदर कैबिनेट में भी लेंगे, दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। जीतू जराती को उसमें टीम में लिया जा सकता है, नितिन नवीन की टीम में। एक मनोरंजन मिश्रा है भोपाल से, उनका नाम भी आया हुआ है, उनको भी लिया जा सकता है। एक ब्रजेंद्र सिंह है, उनका नाम भी आया हुआ है, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। कुछ कास्ट इक्वेशन के हिसाब से ओबीसी ट्राइबल्स में किया जा सकता है। ऐसे अनेक नाम हैं। ये नामों पर चर्चा हुई है, फाइनल नहीं बता रहा हूँ आपको, इन नामों की चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश से भी कभी नाम है, राजस्थान से जैसे मैंने आपको बताया वसुंधरा है, पूर्णिया है। पूर्णिया को या तो कैबिनेट में ले लिया जाएगा, राज्यसभा के माध्यम से गए हैं तो, या फिर इधर ले लिया जाएगा राष्ट्रीय महासचिव में, क्योंकि सब दूर उन राज्यों में बीजेपी को मजबूत करना है, उस लीडरशिप से संदेश देना है। तो ये टीम ऑलमोस्ट मुहाने पे है, ड्राफ्टिंग हो चुकी है, केवल अप्रूवल की देरी है। और अप्रूवल मुझे लगता है 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, ऐसा मैं मान रहा हूँ, यदि प्रधानमंत्री जी की व्यस्तताएं नहीं हुई तो। कैबिनेट रिशफल भी ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि कई स्थापित राजनेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कई ऐसे नए नाम लाए जाएंगे जिनमें आप और मैं भी आश्चर्य करेंगे आने वाले दिनों में। कैबिनेट रिशफल भी होगा, कई राज्यपालों के बदलाव तय हैं, हम कई राज्यपाल बदलेंगे और उनके जगह कई पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको एकोमोडेट कर दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें ये आज 1 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो जाएगी। तो अच्छी जानकारी दादा भाई ने दी है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम को लेकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर। दोनों ही जानकारियों में आने वाले समय में तय होगा कि क्या होने वाला है। और लेकिन आने वाले 7-8 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 तारीख से लोकसभा का संसद का सत्र, बरसात वाला जो सत्र शुरू होता है, वो वर्षाकालीन सत्र वो शुरू होगा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा हॉटलाइन पे लिखते आए हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत व्यापारी हैं और वो व्यापार करते हैं युद्ध की आड़ में भी। और अभी भी एक एग्रीमेंट MOU का मसौदा तैयार होता है, साइन होने की बात आती है, साइन होने की तैयारियां चलती है, घोषणा हो जाती है कि युद्ध खत्म हो गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं इसकी पुष्टि कर देते हैं और 2 दिन बाद हमला भी कर देते हैं ईरान पे। क्या कहते हो आप इसको? नहीं, ये मैं बहुत पहले से लिख रहा हूँ, आपको जानकारी होना चाहिए। मैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, हम उनको, उनकी 2 परिभाषाएं डोनाल्ड ट्रंप की। एक तो मेरी नज़रों में वो बहुरूपीय हैं, उनके एक रूप को आप नहीं पहचान सकते, और मूल रूप से वो बिजनेसमैन हैं। उनकी खुद की सैकड़ों कंपनियां हैं, ठीक है। बिजनेस माइंडेड के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने आज से 3 महीने पहले भी लिखा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई कमेंट मार्केट को लेकर देते हैं या ईरान से कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर देते हैं या ईरान को धमकी देते हैं, उनके कमेंट से नेशनल इंटरनेशनल शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर फ्लक्चुएट होते हैं और एक ही दिन में मिलियन बिलियन डॉलर्स की इनकम जनरेट कर लेते हैं वो लोग, खासतौर से अमेरिका, ठीक है। अब देखिए, डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत है, बाकी दुनिया की सब करेंसियाँ कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, आप देखिए आप। और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद भी है कि मेक अमेरिका ग्रेट, इसका एक ही थ्योरी है। उसके लिए जिस लेवल पे भी जाना चाहे जाते हैं, उनका एक कमेंट मिलियन बिलियन डॉलर का शेयर बाजार क्रैश कर देता है और मिलियन बिलियन डॉलर से शेयर बाजार रिकवर करवा देता है, ध्यान रखिए। तो उनके कमेंट पे आधारित शेयर बाजार चलते हैं दुनिया, क्योंकि अमेरिका को आप जो आर्थिक महाशक्ति तो उसको आप इनकार नहीं कर सकते हो, वो तय करता है देश दुनिया में क्या होगा, और वो तय करता है इसलिए तो इस लेवल पे सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं तो दूसरे देश होते तो कब तक धराशायी हो चुके होते, ठीक है। तो ईरान से लड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए रशिया से भी कई बार प्रेम जाग जाता है, कई बार विरोध हो जाता है, कई बार नेतन्याहू से भी प्रेम जाग जाता है, विरोध हो जाता है, यूक्रेन से जेलेंस्की से आपको मालूम ही है। तो सबसे लड़ रहे हैं, वो सबसे तनाव ले रहे हैं, सबको गले भी लगा लेते हैं। कई बार भारत को लेकर एडवर्स कमेंट करते हैं, फिर बोलते हैं मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो क्या है, वो एक बिजनेसमैन के हिसाब से बात करते हैं। उनको जब जिसकी आवश्यकता होती है, जब जिसको जिससे प्रॉफिट नजर आता है, उसको दोस्त बना लेते हैं, नहीं तो उसको विलेन बनाने में टाइम नहीं लगता है। इंटरनेशनल मार्केट आप गोल्ड देख लीजिए, मैंने आपको आज से 1.5 महीने पहले भी कहा था कि चाइना कमोडिटी में डील करता है और US जो है डॉलर इक्विटी में डील करता है। तो जैसे जैसे फेड बैंक की पॉलिसीज आती है, वैसे गोल्ड और सिल्वर के मार्केट क्रैश भी होंगे, बढ़ेंगे भी।
20% से अधिक का डाउन हो चुका है, आप देखिएगा। और ये बात आपको मैं जनवरी से कहते आ रहा हूँ, जब गोल्ड एक बार 1,90,000 के आसपास चले गया था और सिल्वर 4.25 लाख चली गई थी पर केजी के हिसाब। तब भी मैंने कहा ये सब 1.5 लाख के आसपास ट्रेंड करने लगेंगे, और आप देखिए सिल्वर भी 2 सवा 2 तो आ ही चुका था। तो ये सब उनके कमेंट बेस, स्टेटमेंट बेस हैं। कारण कि डोनाल्ड ट्रंप का एक कमेंट पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। वो सुबह जब बोलते हैं तो शेयर बाजार धराशायी भी हो जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं। वो महाशक्ति है, इसलिए उनके कमेंट की वैल्यू है। वो इफेक्ट करना जानते हैं। आईटी सेक्टर कैसा क्रैश हो रहा है आप जानते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा यूएस पे डिपेंड है। पूरा जितना भी जॉब लोगों को मिला हुआ है ऑलमोस्ट यूएस पे मिला हुआ है। अब जो आने वाला समय है वो ताइवान, चाइना, कोरिया इस तरफ जाएगा, क्योंकि एआई जो है वो अमेरिका के साथ साथ इन कंट्रियों में भी जा रहा है। बहुत अच्छी विस्तार के साथ आपने इस युद्ध की विभीषिका और इसकी हकीकत के बारे में बताया राजा भाई। और मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज से 6-8 महीने पहले राजा भाई ने हॉटलाइन पर लिखा था कि सोने के भाव को 1.5 लाख तक ले जाने की योजना बन चुकी है। दीपावली के पहले लिखा, दीपावली के पहले लिख दिया था कि सोने के भावों को 1.5 लाख तक ले जाने की योजना बन चुकी है। उस समय 70-75 हज़ार, 80 हज़ार के आसपास था। तो ये है जर्नलिज्म की असली ताकत। और जर्नलिज्म को किस तरह से पेश करना है, जर्नलिज्म के माध्यम से किस तरह से लोगों को जानकारियाँ सटीक, बेबाक और निर्भीक रूप से देना, ये काम राजा शर्मा करते हैं। बहरहाल राजा भाई 130 अमेंडमेंट का जिक्र किया, उसके बाद हाँ, शुरुआत में उससे बात की। जो मेरी जानकारी में है कि इस बार मानसून सेशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 130 का एक प्रोविज़न आ सकता है, जो मेरी जानकारी में है। आई एम नॉट श्योर, पर मेरी जानकारी में आया है कि ये आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो मैं 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हो सकता है कि ये बात आने वाले टाइम पर फिर इसको प्रूव कर पाएँ कि गवर्नमेंट लाइक टू मूव दैट 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर द पासिंग ड्यूरिंग द अपकमिंग मानसून सेशन। अब इससे क्या होगा लोगों को समझने के लिए। The proposed legislation seek to provide for automatic removal of Prime Minister, Chief Minister and other public representative if they remain under arrest for 30 days or more than one case involving serious offences। इसका मतलब यदि 130 अमेंडमेंट केस यदि पास होता है यहाँ पे अमेंडमेंट बिल, तो आने वाले समय में जो संवैधानिक पोस्टों पर, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, इवन की प्रधानमंत्री हो, 1 महीने तक यदि सजा याफ्ता रहते हैं, उन पर ऑफेंस प्रूव होता है, तो कुर्सी से उनको अपने आप ही उतरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के अंदर। ये आ रहा है, ये बहुत ही बड़ा बिल आने वाला, ध्यान रखिए आप। या तो फिर बहुत जल्दी जेल जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो कुर्सी पर नहीं आएंगे। सही बात है, बहुत जल्दी जेल जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो कुर्सी पर आएंगे नहीं। 130वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है, संभावना है कि आने वाले लोकसभा के वर्षाकालीन सत्र में बिल आएगा और कुछ तो कुछ बातें इस पर निकल कर आएगी और क्लियरिटी होगी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर 1 माह से ज़्यादा समय जेल में बिताते हैं तो स्वतः उनका पद खत्म हो जाएगा, उनका इस्तीफा या उनकी वहाँ से रवानगी तय हो जाएगी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।